दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के समक्ष इस टॉपिक को लेकर मैं हाजिर हूं जो कि YouTube पर पहली बार आ रही है टॉपिक। जी हां दोस्तों, आप सर्च कर लीजिए, पूरे YouTube पर सर्च कर लीजिए, इस टॉपिक के ऊपर आपको सिंगल वीडियो मिलने वाला नहीं। और आज तो हम लोग दोस्तों कवर करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3। जी हां दोस्तों, आज फिलहाल आपका आखिरी वीडियो है। हम बातचीत कर रहे थे दोस्तों समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के बारे में। ठीक है, देखिए एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, हमें आपको पता नहीं होता। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अनुमोदन और समर्थन में क्या अंतर है, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो बता पाएंगे कि अनुमोदन और समर्थन में अंतर क्या है। या मैं आपसे कहूं कि अपयश और कलंक किसे कहते हैं, अध्यक्ष और सभापति में क्या अंतर होता है, आयु और अवस्था में क्या अंतर होता है, आदि और इत्यादि में क्या अंतर होता है, तो आप एक भी प्रश्न का जवाब देने के लायक नहीं हो कि आपको पता चल पाए कि किसे क्या कहा जाता है। और यहां पर देखिए 5 अलग अलग तरीके के सवाल दिया हूं। श्रद्धा किसे कहते हैं, आसक्ति किसे कहते हैं, प्रणय किसे कहते हैं, स्नेह किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं। ये सभी सवाल ऐसे हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपको आना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फटाफट आप सभी वीडियो को शेयर कर दिए, फटाफट आलोक जी, माही जी, ठीक है, पंखुड़ी वर्मा जी, फटाफट दामिनी जी, सब लोग जल्दी से जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी से निवेदन है, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया प्लीज सबसे पहले तो आप लाइक कर लीजिए। और चलिए आगे की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी अपनी हिंदी की किताब भी आ चुकी है, पूरे 500 पेज की किताब है। आपके पास अगर ये किताब नहीं है तो फिर पढ़ना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आप चीजों को पढ़ लेंगे लेकिन प्रैक्टिस कहां से करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन आंसर चाहिए वो आपको यही मिलेंगे। सर कितने क्वेश्चन हैं इस किताब में, तो पूरे 5000 सवाल हैं इस किताब में और 3000 अलग सवाल इस बैच में है जो कि आपको पढ़ाए गए हैं। आप अगर दोनों ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होने वाली। आलोक राय जी कह रहे हैं कि अनुमोदन किसी कार्यवाही या कथन पर स्वामित्व देना होता है। बस यही एक शब्द आपने गलत लिख दिया, स्वामित्व। स्वामित्व आपको शब्द जो लिख दिया ना, बस यही आपका गलत हो जाता है। स्वामित्व की जगह आलोक जी सहमति शब्द कर लीजिए, आपका जवाब सही हो जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यही सब चीजें तो आपको सिखाना है कि गलती से गलती होती कैसे है। ठीक है, आइए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लिख रहा अनुमोदन और समर्थन। अनुमोदन और समर्थन में आपको अंतर बताना है, या अनुमोदन का तात्पर्य क्या होता है, समर्थन का तात्पर्य क्या होता है। देखिए संसद में कई बार बिल पेश किया जाता है और तमाम जो संसद के सदस्य हैं वो उस बिल पर अपनी सहमति देते हैं, उस पर अनुमोदन देते हैं। देखिए अनुमोदन का तात्पर्य होता है किसी कार्यवाही, जैसा कि अभी आलोक जी बता भी रहे थे, याद रखिएगा, किसी कार्यवाही ऑब्लिक कथन, चाहे कार्यवाही हो चाहे किसी तरह का कथन हो, उस पर स्वामित्व देना नहीं, उस पर सहमति देना। ठीक है, ठीक है, कथन पर सहमति देना, यही आप गलत कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर शब्द लिखना है स्वामित्व नहीं। स्वामित्व का मतलब होता है वो आपके अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, उस पर आपका ओनरशिप आ गया है, ओनरशिप का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है, समिति भी नहीं, सहमति लिखिए, सहमति देना। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी कार्यवाही या किसी कथन पर अपनी सहमति देना क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा अनुमोदन कहलाता है। ठीक है, समर्थन किसे कहते हैं, समर्थन। फिर समर्थन किसे कहते हैं, सर ये तो समझ में आ गया। ठीक है, कथन पर सहमति देना, वही बात हुई, कथन पर सहमति दिया तो भी अनुमोदन कहलाएगा, कार्यवाही पर समर्थन दिया तो भी अनुमोदन कहलाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए समर्थन किसे कहते हैं। समर्थन की बात आती प्रस्ताव या विचार पर, तो याद रखिएगा किसी प्रस्ताव या विचार पर क्या करना, सहमति देना। ठीक है, विचार पर सहमति देना, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे समर्थन कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे कुछ कहा कि चलिए मैं जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक नया बैच शुरू करूं, तो क्या आप इसे खरीदेंगे। या आपके सामने मैंने एक प्रस्ताव रखा, ठीक है, एक बात रखा, अपना विचार रखा, आपको इस पे अपनी सहमति देनी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये समर्थन हो गया कि आप इस पे हां करते हैं, हमारे समर्थन में है या हमारे विपक्ष में है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, किसी प्रस्ताव या विचार पर सहमति देना, ठीक है, अपनी तरफ से, उसे क्या कहा जाता है, समर्थन कहा जाता है। और अगर आप इसके विरुद्ध गए तो फिर क्या हो जाएगा, वो असमर्थन के तहत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा है ये समझिएगा, अन्याय, अपराध और पाप में क्या अंतर है। बहुत ध्यान से सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं जवाब देने के लिए, कहीं जाना है क्या किसी को नहीं ना। अन्याय न्याय के विरुद्ध किया गया काम कहलाता है। आलोक लाल जी कह रहे हैं कि अन्याय जो होता है ये न्याय के विरुद्ध जो काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अन्याय कहते हैं। और कोई बच्चा जवाब देने वाला, या आज सारा जवाब केवल आलोक जी ही देने वाले। ठीक है, चलिए वैसे जवाब उन्होंने सही दिया है। अन्याय किसे कहते हैं दोस्तों, तो न्याय के विरुद्ध
कार्य को, विरुद्ध कार्य को क्या कहते हैं दोस्तों? अन्याय। इसीलिए तो उसे अन्याय कहा गया। आपको पता होगा दोस्तों, किसी शब्द के आगे अगर अ शब्द लगा दिया जाए तो वह उस शब्द का नकारात्मक अर्थ देता है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो याद रखेगा, न्याय का अन्याय, ठीक है। जैसे हिंसा का अहिंसा, ठीक है, हिंसा के विरुद्ध ही क्या होता है? अहिंसा हो जाता है। सत्य के विरुद्ध असत्य हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से न्याय के विरुद्ध क्या हो जाता है? अन्याय हो जाता है। ये तो अन्याय तो ठीक है। अपराध किसे कहते हैं? अपराध, ठीक है। बाउंसर विजय जी कह रहे हैं कि अन्याय है किसी और पर किया जाता है, और क्या? अपराध दूसरों पर किया जाता है। अरे एक ही बात है भाई। देखिए, न्याय के विरुद्ध अगर कोई कार्य हो रहा है तो सीधा सीधा क्या है? वो अन्याय है। अपराध किसे कहते हैं? अपराध कहा जाता है जब कानून का उल्लंघन हो, ठीक है। कानून का उल्लंघन क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखेगा, यह अपराध कहलाता है। अच्छा, हो सकता है किसी देश में जो है जीव जंतु को मारना अपराध न हो और किसी देश में जीव जंतु को मारना अपराध हो, तो जाहिर सी बात है दोनों देश के लिए कानून अलग अलग है। और अपराध क्या कहलाएगा? अगर कानून का उल्लंघन होगा तभी अपराध कहलाएगा। और यह कानून याद रखेगा व्यक्ति विशेष द्वारा बनाया जाता है। यह कानून हर देश के लिए अलग अलग होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? हर देश के लिए कानून अलग अलग होता है। कहीं कहीं पर कानून है दोस्तों कि आपको जो है अलग अलग तरीके के कानून है। जैसे कहीं पर वर्किंग डे का अलग कानून है, कहीं पर सड़क पार करने का अलग नियम है, कहीं पर यातायात के अलग नियम है, दूसरे देशों में अलग नियम है। हमें कहा जाता है अपने बाएं से चलो, दूसरे देशों में कहा जाता है दाएं से चलो, है कि नहीं? तो इस तरह के नियम अलग हैं। तो याद रखिएगा, जब आप किसी कानून के विपरीत काम करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? अपराध कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी आप कानून के विपरीत कार्य करेंगे तब क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा। आपके देश में जो कानून है, अगर आपने उसके विपरीत कोई कार्य किया, उस कानून का उल्लंघन किया, तब क्या कहलाएगा दोस्तों? तब आपका कहलाएगा कि आपने अपराध किया है, ठीक है। और पाप किसे कहते हैं दोस्तों? तो पाप कहा जाता है तब जब आप नैतिकता का उल्लंघन कर दें, ठीक है। जब आप नैतिकता का उल्लंघन करें तब क्या होता है दोस्तों? तब एक कहलाता है पाप, ठीक है। जब अब देखिए, नैतिकता क्या होता है? नैतिकता मतलब होता है मोरालिटी, ठीक है। अगर आपका मोरल डाउन हो गया, आपने मोरालिटी आपके अंदर नहीं बची है, जैसे सड़क पर दोस्तों कोई घायल है और उसे तत्काल इलाज की जरूरत है, आपने उसे अवॉइड कर दिया। किसी प्यासे को प्यास लगी है, वो पानी के बगैर मर रहा है, आपने उसे अवॉइड कर दिया, ठीक है। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि आप उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाए या किसी को सूचित करें ताकि वो व्यक्ति अस्पताल तक पहुंच जाए। अगर आपने उसका उल्लंघन किया तो आपने एक पाप किया है। आपने क्या किया है? पाप किया। ठीक उसी प्रकार से कोई प्यासा व्यक्ति है, अगर आपने उसे पानी नहीं पिलाया जो कि आपके हित में था, मतलब आपके पास था, आप कर सकते थे वो कार्य, लेकिन फिर भी आपने नहीं किया, तो क्या कहलाएगा दोस्तों? यह भी आपने एक तरह का पाप किया है। तो नैतिकता का उल्लंघन क्या कहलाता है? पाप कहलाता है। छोटे छोटे शब्द हैं। होता क्या है, जनरली लोगों को जानकारी नहीं होती, क्योंकि हिंदी में लोग सोचते हैं कि यार इतना पीएचडी क्यों करना, क्या जरूरत है इतना जानने की, लेकिन जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि किस शब्द का इस्तेमाल कहां करना है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये आपके 5 सवाल हो गए। आइए छठे सवाल पे दोस्तों बातचीत करते हैं। छठा सवाल क्या लिखा दोस्तों? अपयश और कलंक में क्या अंतर है? ध्यान से सोचिए, समझिए और जवाब दीजिएगा। अपयश, यश का उल्टा, यश का विपरीत या यश का विलोम शब्द कहलाता है दोस्तों अपयश। अपयश किसे कहते हैं दोस्तों? यश कहा जाता है कीर्ति को, प्रसिद्धि को। और अपयश किसे कहते हैं? तो याद रखिए, जब आपकी कीर्ति डाउन होने लगे, ठीक है। एक बच्चा लिख के बता रहा है कि कलंक चरित्र पर दाग लगने को कहा जाता है, ठीक है। कोशिश आपने अच्छा किया है, लेकिन मैं ये बताता हूं, अपयश जो होता है दोस्तों, यह अस्थाई बदनामी को कहा जाता है। किसे कहते हैं? अस्थाई बदनामी को कहा जाता है। आपके द्वारा, आपका एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कार्य कर दिया गया, ठीक है, जिसकी वजह से बदनामी हुई और यह बदनामी अस्थाई बदनामी है, ठीक है। तब तो याद रखेगा उसने अपयश जैसा काम किया, ठीक है, उसने अपयश जैसा काम किया। लेकिन कलंक की बात किया जाए तो कलंक अस्थाई नहीं होता, कलंक अस्थाई होता है, यानी यह चरित्र पर अस्थाई दोष होता है। क्या होता है? चरित्र पर अस्थाई क्या होता है? दोष होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसे कलंक कहा जाता है। आपके ऊपर कोई कलंक लगा तो आप उस कलंक को मिटा भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा कई बार होता है, मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, वो जो है किसी से घूस लेते हुए पकड़ा गया, तो उसके ऊपर क्या हो गया? उसके चरित्र पर दाग लगा, लेकिन वह एक ईमानदार पुलिस वाला बन करके भी अपना जीवन यापन कर सकता है। यानी जब से जागा तभी सवेरा, है कि नहीं? तो याद रखेगा उस कलंक को भी धोया जा सकता है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसीलिए दोस्तों यहां पर अस्थाई दोष होता है और अपयश में अस्थाई दोष होता है, क्योंकि वो जीवन
जीवन भर वो दाग लगा रहता है। जब दाग जीवन भर लग गया और कभी छूटने वाला नहीं है तो याद रखेगा उसे अपयश कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? अपयश कहते हैं। ठीक है, बुरे आचरण से अपने कुल की प्रतिष्ठा नष्ट करने वाला ये अपयश के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, कोई ऐसा आचरण है जिसकी वजह से मान लीजिए जो है कोई ऐसा आतंकवादी वाली गतिविधियों में दोस्तों कोई शामिल हो गया तो फिर उसके परिवार का और उसका प्रसिद्धि तो समाप्त हो गया, तो यह अपयश हो गया। आप उस पाप को कभी धुल नहीं सकते। ठीक है, छोटे मोटे दाग हैं तो साफ हो सकते हैं टाइट से। चलिए, प्रचार की बातें नहीं है। कई बार आपने देखा होगा दाग हैं बट अच्छे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब दाग अच्छे नहीं है। आगे देखिए अगला सवाल तो क्या लिखा दोस्तों? अद्भुत, विचित्र और विलक्षण में क्या अंतर है? ध्यान से पहले पढ़िए, सवालों को पढ़िए और ध्यान दीजिए कि किस शब्द का इस्तेमाल कब किया जाता है, तब आप मुझे अपना जवाब बताइए। ठीक है, चलिए, ठाकुर रघुवंशी जी कह रहे हैं कि सर मेरी वाली कहां है, आपकी वाली कहां है ठाकुर जी? है तो आप बताइए। ठीक है, और हम तो कह रहे ना ही बताइए, उसको भी समझाइए कि चलो नितिन सर की क्लास में चलते हैं, यहीं चैट कर लेते हैं। ठीक है, कभी घर पे अगर वो आपकी वाली चैटिंग करेगी और कभी पकड़ी गई ना तो आपकी खैर नहीं है। ठीक है, भले नाम के आगे ठाकुर लगा हो लेकिन याद रखिए दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा कि उससे बोल दो कि चलो नितिन सर की क्लास में चलते हैं, वहीं चैट कर लेंगे, वहीं हाल चाल ले लेंगे, क्योंकि हाल चाल ही तो पूछना है कि नहीं? तो हाल चाल वहीं ले लेंगे। चलिए, मजाक कर रहे हैं, परेशान मत होइएगा। ठीक है, अद्भुत, विचित्र और विलक्षण में क्या अंतर है? बहुत ध्यान से बताइए। अद्भुत किसी मतलब आलोक जी पूरा सेंटेंस तो लिखिए कि अद्भुत में क्या अंतर। अद्भुत किसे कहते हैं? देखिए, अद्भुत कहा जाता है जब कोई चीज अनोखा हो और आपकी समझ से परे हो। कब कहा जाता है? जब कोई चीज क्या हो? अनोखा हो, अनोखा और समझ से परे हो। ठीक है, समझ से परे हो मतलब आप समझना चाहते हैं लेकिन अद्भुत, आपने कुछ ऐसा देख लिया, आसमान में कोई ऐसा चमत्कार आपको देखने को मिल गया जो अनोखा है, जो आपका दिल मोह ले रहा है। वाह क्या गजब का। ठीक है, और वो क्या दोस्तों? आपकी समझ से परे कि कैसे ऐसा है कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? इसी को कहते हैं आपने कुछ अद्भुत देखा है। क्या देखा है? कुछ अद्भुत देखा, जो कि आपने कभी जो है सोचा नहीं था, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल गया। लेकिन अगर वही विचित्र लिख रहा दोस्तों, तो विचित्र क्या होता है? विचित्र को कहा जाता है नियम से भिन्न। क्या देख लिया? नियम से भिन्न। जैसे आपने कहा कि आज मैं बाजार गया था और मुझे एक विचित्र आदमी मिला। विचित्र आदमी मतलब जैसे कोई आदमी जनरली क्या होता है? कुर्ता पैजामा पहनता है, धोती कुर्ता पहनता है, ठीक है, पैंट शर्ट पहनता है इत्यादि वगैरह, देखता है टी शर्ट जीन्स ये सब पहनता है। कोई ऐसा आदमी आपको मिल गया जो है राजा के भेष में, बकायदे मुकुट उकुट धाड़ करके, ठीक है, एकदम हाथ में सारी चीजें लगी हुई हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर के, ऐसा कोई आदमी मिल गया। आपने कहा आज मैंने एक विचित्र आदमी को देखा। ठीक है, मतलब ये क्या है? नियम से भिन्न। जैसे लोग रहते हैं वैसे वो आदमी नहीं था, आज कुछ अलग टाइप का आदमी मिल गया, उसे विचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विचित्र। तो याद रखेगा नियम से भिन्न को क्या कहा जाता है दोस्तों? विचित्र कहा जाता है। इसी तरह लिख रहा है विलक्षण। विलक्षण मतलब होता है दोस्तों, विलक्षण में जो वी शब्द है ना, यहीं से एक शब्द बनता है विरल। ठीक है, और लक्षण वाला। ठीक है, विरल लक्षण वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? विलक्षण। जैसे आप कहते हैं कि विवेकानंद जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। विलक्षण मतलब देखिए, लक्षण तो सबके अंदर होते हैं, विलक्षण मतलब होता है विरल लक्षण। ठीक है, विरल मतलब ऐसा लक्षण जो कभी कभार किसी में देखने को मिलता है, लाखों करोड़ों में किसी एक इंसान के अंदर देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है विलक्षण। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे कॉमन आदमी बहुत सारे हैं, लेकिन जब आपको उनमें से कोई अलग टाइप का आदमी मिल जाए जिनके अंदर वो ऐसा लक्षण हो जो जनरली देखने को नहीं मिलता सभी में, उसे विरल लक्षण वाला कहते हैं। और इसी के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं विलक्षण। इसीलिए कहा जाता है कि भाई विवेकानंद जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। आपने देखा होगा इस तरह के सेंटेंस, पढ़ तो लिया शब्द लेकिन अर्थ आज तक नहीं पता था, आज जाके हिंदी की क्लास लिया तब समझ में आया कि सर विलक्षण का मतलब क्या होता है। सही कर रहा हूं कि गलत, मुझे बताइए। ये इसीलिए दोस्तों मैं आपको एक क्लास दे रहा हूं कि आप नई नई चीजों को सीखिए, नई नई चीजों को जानिए कि होता क्या है। जनरली हम लोग हिंदी पढ़ते हैं लेकिन इतनी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि किस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया और क्या जरूरत है। लेकिन आज आपको जरूरत है जानने की। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिए, आपसे भी निवेदन है। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया यार, पहले लाइक तो कर लो, जल्दी से लाइक कर लो। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों अध्यक्ष। ध्यान से पढ़े, समझिए और बताइए। ठीक है, अध्यक्ष लिख रहा दोस्तों, अध्यक्ष लिख रहा, सभापति लिख रहा है। तो बताइए अध्यक्ष किसे कहते हैं और सभापति किसे कहते हैं? ध्यान से पढ़िए। अध्यक्ष किसे कहते हैं? आपने अध्यक्ष शब्द कई बार सुना होगा, आपने सभापति शब्द भी कई सुना होगा। देखिए अध्यक्ष जो होता है वो परमानेंट वाला होता है, स्थायी वाला होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि किसी सुगठित संस्था, ठीक है,
देखिए सुगठित लिखने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिस संस्था का वजूद है, ठीक है, जिसको नियम के तहत दोस्तों बनाया गया, इसीलिए एक शब्द लिख रहा हूं दोस्तों सुगठित। आप चाहे सुगठित कहिए, चाहे यहां पर सुसंगठित भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सुसंगठित, जिसको एक नियम के तहत दोस्तों संस्था को बनाया हो, ठीक है, जो किसी सुगठित या सुसंगठित संस्था का प्रधान हो। आप ये भी मत कहिए, ठीक है, आप यहां पे एक और शब्द लिखिए विधायी संस्था का, ठीक है, क्या लिखना है? विधायी संस्था का जो प्रधान होता है उसे अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपने कुछ कमेटी बनाया, वो कमेटी दोस्तों किसी न किसी नियम के अनुरूप बना होगा, तभी दोस्तों उसका जो चेयरपर्सन होगा वो अध्यक्ष कहलाएगा, नहीं तो वहां पे अध्यक्ष नहीं होता। बात को समझिएगा। यहां पर एक शब्द लिखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शब्द क्या दोस्तों? विधायी शब्द। इसको देखिएगा ध्यान से, अगर विधायी शब्द नहीं लगा इसका मतलब अध्यक्ष उस चीज का हो ही नहीं सकता। बोलने को तो आप बोलिए, कहीं भी बोलिए, नहीं पता था तो आप कुछ भी बोल रहे थे ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप याद रखिएगा किसी सुसंगठित विधायी संस्था का जो प्रधान होता है वही क्या कहलाता है दोस्तों? अध्यक्ष कहलाता है। इसलिए विधायी संस्था का होना जरूरी है, ठीक है। और सभापति किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिए सभापति कहा जाता है आयोजित सभा का प्रधान, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई सभा का आयोजन किया, ठीक है, आपने कोई सभा का आयोजन किया, ठीक है, और उस सभा का दायित्व तो किसी एक व्यक्ति को दे दिया। अब वहां अध्यक्ष नहीं होगा, वहां होता है सभापति। इसीलिए देखिए यहां जो सभा हो रहा है उसका मुख्य है, इसीलिए उसका नाम दिया गया सभापति। क्या दिया गया? सभापति। और ऐसे में यह विधायी संस्था का होना आवश्यक नहीं है। तो याद रखिएगा अध्यक्ष और सभापति का तात्पर्य अलग अलग होता है, चीजों को समझिए, ठीक है। आज तक नहीं जानते थे, कोई बात नहीं, आज के बाद जान जाएंगे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आज इसीलिए हम लोग इस क्लास में इन चीजों को पढ़ रहे हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए क्या लिख रहा है। 13, 14 और 15 एक जैसे सवाल हैं। अधिक, पर्याप्त और काफी में क्या अंतर है? ये तो सर ऐसा आपने लिख दिया पॉइंट कि हमको तो जो इच्छा करता है वो लिख देते हैं। कहीं पे अधिक लिख देते हैं कि कहीं पर हम जो है काफी लिख देते हैं, कहीं पर पर्याप्त लिख देते हैं। अधिक का मतलब किसी वस्तु का ज्यादा होना। कृतिका जी का कहना है, ठीक है, कमेंट आ रहा है कि सर अधिक का मतलब होता है किसी वस्तु का ज्यादा होना। प्रयास अच्छा किया लेकिन एकदम अच्छा प्रयास नहीं हुआ, ठीक है। देखिए अधिक का तात्पर्य होता है सीमा से ज्यादा। एक शब्द यहां लिखना आपको, सीमा। आप कहेंगे सर ये सीमा लिखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए पहले सीमा को हाईलाइट करते हैं फिर बताता हूं आपको, ठीक है। ये सीमा वर्ड होना जरूरी है। देखिए अधिक का तात्पर्य तो है, देखिए जैसे मैंने कहूं कि आपको भूख लगी होगी, रात का टाइम है, अब यहां से आप क्लास देखकर जाओगे, भूख लगी, आपको खाना खाना है, ठीक है। तो खाना खाने के लिए कैपेसिटी आपका होगा कि सर हम 4 रोटी खाएंगे। अब मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि आप 12 रोटी खा गए, यानी एक आवश्यकता जो होती है, जो सीमा था उससे ज्यादा आपने खा लिया। और जब कभी आप सीमा से ज्यादा खा लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका डाइजेशन सिस्टम जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। यानी जो सीमा से अधिक की बात कर रहा है उसको समझिए, ठीक है। कोई भी चीज अगर सीमा से अधिक, एक दायरे से ज्यादा आपने इस्तेमाल किया तब वो अधिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे अधिक कहा जाता है केवल उस कंडीशन में जब किसी चीज की सीमा हो और कोई व्यक्ति उस सीमा से ज्यादा चला जाए तब उसे अधिक कहेंगे, ठीक है। पर्याप्त किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पर्याप्त कह सकते हैं आप आवश्यकता है जितना उतना, ठीक है। उतना क्या आवश्यकता है जितना, उतना क्या कहलाता है दोस्तों? पर्याप्त कहलाता है। मान लीजिए आपको 4 रोटी खाने की आवश्यकता है, ठीक है, और आपने 3.5, 4, 4.25 खाया, ये पर्याप्त है? हाँ सर ठीक है, उसके इर्द गिर्द आप हैं तो याद रखिएगा सही है। यानी आवश्यकता है जितना उतना अगर कर दिया, ठीक है, आवश्यकता के अनुरूप, तब वो क्या कहलाता है दोस्तों? पर्याप्त कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्याप्त। यहां सीमा से ज्यादा नहीं होता है। पर्याप्त याद रखिएगा वो उसी के लमसम होता है। लमसम में थोड़ा सा अप डाउन होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है। लमसम एकदम बराबर भी नहीं होता, लमसम जो होता है दोस्तों प्लस माइनस होता है। तो पर्याप्त जो शब्द है इसको याद रखिएगा, यहां प्लस माइनस वाली बात हो गई। काफी दोस्तों कब हो जाएगा? तो याद रखिएगा काफी कहा जाता है निर्धारित सीमा के अनुरूप, निर्धारित सीमा के अनुरूप, ठीक है, अनुरूप, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुरूप, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे काफी कहा जाता है। जैसे आपने कहा सर मैं काफी थक गया हूं आज, ठीक है। काफी थक गया का मतलब क्या है? काफी का मतलब है जितना आप रोज काम करते हैं उतना काम आपका पूरा हो गया, इसलिए आप थक चुके हैं, ठीक है। सर आपने काफी ज्यादा सवाल आज हल करा दिए। काफी ज्यादा मतलब जितना मैं रोज हल कराता हूं लगभग उतना करा दिया, एक काफी शब्द का इस्तेमाल कर लिया। तो चीजों को समझिएगा कि कहां पर किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलग अलग पर्याय होते हैं, अलग अलग कंडीशन होती हैं। उन कंडीशन
पे ये अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला ध्यान दीजिए। अच्छा, अगले सवाल से पहले मैं बता दूं, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल का बैच और हिंदी की किताब, जो कि आपकी अपनी हिंदी किताब है, ये आ चुका दोस्तों। जो भी बच्चे इसे परचेज करना चाहते हैं वो 299 रुपए में बिना किसी डिलीवरी चार्ज के वो किताब को परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है तो ये ऊपर हेल्पलाइन नंबर लिखा गया दोस्तों, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप संपर्क भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है जान सकते हैं। इस किताब को जब आपके घर भेजा जाएगा तो आपको एक दोस्तों कोड भी मिलता है, जिससे आप इस किताब को ट्रैक भी कर सकते हैं कि सर हमारी किताब जो है पहुंची कहां पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ठीक है, 15 के बाद दोस्तों 16वें सवाल की बारी आ गई। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों आयु और अवस्था में क्या अंतर है। जनरली देखिए, जब आप वाक्य शुद्धि चैप्टर करते हैं तो आयु और अवस्था ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, और हमें, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपकी आयु कितनी है, तो आपने कहा सर मेरी आयु 30 वर्ष है, लेकिन मैंने यहां पर सवाल ही गलत किया था। कभी किसी व्यक्ति को किसी की आयु नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसकी अवस्था पूछनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आयु जो शब्द होता है ये संपूर्ण जीवन काल की गणना होती है। क्या होती है दोस्तों? संपूर्ण जीवन काल की गणना को क्या कहते हैं दोस्तों? आयु कहते हैं। यानी आयु याद रखेगा, आयु जो व्यक्ति मृत हो चुका हो उसके लिए आयु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी अब दुनिया में नहीं है तो महात्मा गांधी की आयु इतनी थी, ये बोला जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यही समझना है। संपूर्ण जीवन काल की जब आप गणना करेंगे, संपूर्ण जीवन काल की, ऐसे थोड़ा सा अलग कर दिए, संपूर्ण जीवन काल मतलब कि संपूर्ण जीवन के उम्र की गणना, संपूर्ण जीवन के उम्र की गणना। ठीक है, जब इसके आप उम्र की गणना करेंगे तब क्या कहलाएगा दोस्तों? तब एक कहलाएगा आयु, संपूर्ण जीवन। ठीक है, और अवस्था कब कहलाएगा दोस्तों? अवस्था तब कहलाएगा जब वर्तमान समय तक की उम्र की गणना करेंगे। ठीक है, जब वर्तमान समय तक के उम्र की गणना, ठीक है, वर्तमान समय तक के उम्र की गणना करेंगे। ठीक है, तब क्या कहलाएगा दोस्तों? तब उसे अवस्था कहा जाएगा। जैसे आज आप कहे कि आज मेरी अवस्था 28 वर्ष है, आज मेरी अवस्था 30 वर्ष है, आज मेरी अवस्था 27 वर्ष है, तब ये हो जाएगा। तो इसको समझिएगा। समझ गए ना संदीप जी? बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया। ठीक है, प्रयास भी अच्छा है, रेखा जी बहुत बढ़िया। ठीक है, विजय पासवान जी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कौन परेशान हो रहा है, कौन गुस्सा हो गया, इससे मत मतलब रखिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, आइए 16, 17, 18वां सवाल, 19वां सवाल और 20वां सवाल देखते हैं। देखिए, आपको बताना अपमान, अवमानना और तिरस्कार में क्या अंतर है। अपमान, अवमानना और तिरस्कार में दोस्तों क्या अंतर है, ये आपको बताना है। ठीक है, अपमान के लिए दोस्तों क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति ने किसी की प्रतिष्ठा को एक शब्द यहां लिख रहा हूं, अलग पेन से लिख दे रहा हूं, जानबूझकर, किसी की प्रतिष्ठा को जानबूझकर ठेस पहुंचाना। ठीक है, ठेस पहुंचाना। ठीक है, ये क्या कहलाता दोस्तों? ये कहलाता अपमान करना। ठीक है, किसी व्यक्ति ने किसी की प्रतिष्ठा को, किसी की मर्यादा को, किसी की प्रसिद्धि को जानबूझकर ठेस पहुंचाया, तो याद रखेगा इसका तात्पर्य है कि उस व्यक्ति ने उसका अपमान किया है। क्या किया है? अपमान किया है। इसको ध्यान दीजिएगा। और एक शब्द और आता है दोस्तों, अवमानना। क्या शब्द आता है? कई बार आपने सुना होगा कि अवमानना करने का दंड मिला। ठीक है, तो याद रखेगा अवमानना का तात्पर्य होता अनायास। क्या होता है? अनायास किसी की प्रतिष्ठा भंग करना। प्रतिष्ठा भंग करना कहिए या फिर वही ठेस पहुंचाना है भी कह सकते हैं, या प्रतिष्ठा की हानि कहिए, सब एक ही बात है, घबराइए मत। ठीक है, अनायास अगर किसी व्यक्ति ने किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाया तो क्या कहलाता? अवमानना। कई बार सुना होगा कि फला नेता ने फला नेता का अवमानना कर दिया। अवमानना करना मतलब अनायास का बात का बतंगड़ बना करके क्या कर दिया? उनके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया, यह कहता है अवमानना। लेकिन अगर जानबूझकर यही काम किया जाए तब क्या कहलाएगा? तब कहलाएगा अपमान। ठीक है, अच्छा, तिरस्कार किसे कहा जाता दोस्तों? तो याद रखेगा, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के सम्मान। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, अगर उस व्यक्ति के सम्मान की उपेक्षा की जा रही है, उपेक्षा, तो याद रखिएगा क्या कहलाएगा दोस्तों? यह तिरस्कार कहलाएगा। जैसे कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, आप किसी की बर्थडे पार्टी में चले गए, कोई भगा दिया आपको, ठीक है, पक पक पक,
ठीक है, ये तिरस्कार हो गया। आप स्टडी 91 की क्लास में आपको कोई दुत्कार दिया, भगो भगो हट, ठीक है, ये क्या हो गया, तिरस्कार हो गया। तो इस तरह की कार्य, लेकिन क्यों ऐसा होता है भाई, ऐसा कार्य ही ना करिए कि कोई आपका तिरस्कार करे। अगर कोई गंदे कमेंट करेगा, कोई जो है इधर उधर की बातें करेगा, ठीक है, ये प्रपोज करने का कोई सभा थोड़े है, ठीक है, स्थल थोड़े है कि यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज करेंगे। अगर ऐसे मैसेज करेंगे तो जाहिर सी बात आपको भगा दिया जाएगा, तब आपका तिरस्कार होगा। और तिरस्कार देखिए व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और सामान के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए किसी वस्तु के लिए भी तिरस्कार कर दिया, किसी को आपने कुछ दिया, सामने वाले ने लिया नहीं, आपका क्या हो गया, तिरस्कार हो गया। तो इन चीजों को आप समझिए, ये तिरस्कार का तात्पर्य है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए एक सवाल बहुत अच्छा लिखा, आदि और इत्यादि। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो इसका जवाब दे पाएगा कि आदि और इत्यादि में क्या अंतर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए 21 और 22। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो आदि और इत्यादि का अंतर बता सकते हैं? हमने तो सर यही देखा है कि जहां मन करता आदि लिखने का आदि लिख देते हैं, जहां मन करता है इत्यादि लिखने का इत्यादि लिख देते हैं। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आदि हो या इत्यादि हो। ठीक है सर, आप जो किताब दे रहे हैं उसमें साहित्य भी बिल्कुल 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 इसमें साहित्य भी है। जी हां, कंप्लीट हिंदी आपकी बात है। देखिए आदि का मतलब अंत होना, ना ना ना, गलत हो गया। आदि जुआ खेलने का आदि होना, गलत आलोक जी। इस बार तो सब बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। मैं आदि इत्यादि बहुत आसान वाला पूछ रहा हूं, ठीक है, वो आदि की बात नहीं कर रहा। देखिए मैं आज ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पढ़ाने वाला हूं, तब हम आदि आदि की बात करेंगे। ठीक है, इत्यादि आगे और भी है, और आदि का मतलब और। गलत जवाब है आप सभी का, याद रखेगा। आदि का प्रयोग तब किया जाता है, हमेशा याद रखेगा, एक दो उदाहरण के बाद किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? याद रखेगा, आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे आपसे मैंने पूछा कि बताइए यहां पर आग का पर्यायवाची क्या है? आपने कहा सर आग का पर्यायवाची ज्वाला होता है, आग का पर्यायवाची हुतासन होता है। क्या होता है? हुतासन होता है। फिर लिख दिया आदि। ठीक है, क्या लिख दिया? आदि। यानी जब आपने दो एग्जाम्पल दिया तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आदि लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने किसी चीज का एग्जाम्पल एक या दो दिया तो आगे क्या लिखेंगे? आदि लिखेंगे। और वहीं पर दोस्तों इत्यादि कब लिखा जाता है? कई उदाहरणों के बाद। ठीक है, कई उदाहरणों के बाद याद रखेगा किसका इस्तेमाल करते हैं? इत्यादि का। अब मान लीजिए आपने एग्जांपल यहां बढ़ा दिया कि सर आग को अग्नि भी कहते हैं, सर आग को पावक भी कहते हैं, सर आग को ज्वाला भी कहते हैं, आग को वैश्वानर कहते हैं, आग को सर बाड़ो भी कहते हैं, आग को सर हुतासन भी कहते हैं, आग को सर अग्नि भी कहते हैं। अगर आपने ढेर सारे एग्जाम्पल दे दिया तब लास्ट में आपको क्या लिखना है? इत्यादि लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इत्यादि लिखना पड़ेगा। बाकी जो बच्चे नाम वाम बता रहे हैं ना, नाम वस्तु, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो आपको पढ़ा रहा हूं एथेंटिक पढ़ा रहा हूं और ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए स्टडी 91 हमेशा अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना गया है। बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल चलता है, ठीक है, स्टडी 91 भी है, लेकिन कभी भी आप कंपेयर करेंगे कि सर बेस्ट स्टडी मटेरियल या अच्छे कंटेंट बच्चों को कहां से मिलते हैं, तो आप खुद भी जानते हैं, मुझे बहुत ज्यादा अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ही था तो आज तक इस बात को किसी और ने क्यों नहीं बताया, आपको क्यों नहीं समझाया? आप इस बात को समझिए। मेरा तो काम है, मैं तो हमेशा रिसर्च करता हूं और मेरी हर क्लास में आप एक नई ऊर्जा के साथ नए नए चीजों को पाएंगे। हर बार हिंदी में बहुत सारी क्लासेस में लिया हूं, आप जाके देखिए। आप अगर आएंगे सर हिंदी साहित्य टॉपिक वाइज है क्या? बिल्कुल सब मिलेगा भाई, कंप्लीट हिंदी व्याकरण है, साहित्य भी शामिल है जरूरत के लिए। ठीक है, तो इसको ले लीजिए, बाकी परेशान मत होइए। 299 रुपए में किताब आपके घर तक जा रही है, क्यों इतना चिंता करना? ठीक है, बाकी अगर आप स्टडी 91 का बैच भी ज्वाइन करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि नहीं सर बेस्ट कंटेंट यहां पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 24 और सवाल नंबर 25 क्या है ये समझिएगा। आशा, आशंका और शंका में क्या अंतर है? सुनिए ध्यान से। आशा किसे कहते हैं, आशंका किसे कहते हैं और शंका किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए ललिता मौर्य जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज पता चला जाकर। ठीक है, अरे लोगों से कहिए इतना अच्छा पढ़ाते हैं फिर भी देखिए वाचिंग कितनी चल रही, कुछ नहीं। ठीक है, वर्तमान में कुछ गड़बड़ या अमंगल की भावना हो तो शंका कहलाता है। अच्छा, वर्तमान में कुछ गड़बड़ या असंगत की भावना हो तो क्या कहलाता है? शंका कहलाता है। पर जो वर्तमान की बजाय भविष्य में कुछ बुरा या अमंगल की भावना हो तो समझिए कि बात आशंका की है। कोशिश अच्छी किया है, लेकिन आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए आशा कहा जाता है अच्छे कार्य की उम्मीद को। एक एक लाइन समझिए। अच्छे कार्य की
उम्मीद को। जैसे अगर मैं कहूं कि आपके घर वाले आपसे आशा करते हैं कि मेरा बेटा अधिकारी बन के लौटेगा, मेरा बच्चा सिलेक्शन लेके आएगा घर पे, ठीक है, माता पिता का नाम रोशन करेगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपसे आशा किया कि मेरा बेटा जाएगा और अच्छे कार्य करेगा, जो एक विद्यार्थी के कार्य वो कार्य करेगा और अधिकारी बनकर लौटेगा। ये उन्होंने क्या किया, आशा किया। और यहां पर देखिए दूसरा शब्द आशंका दे रहा है, ठीक है। आशंका कहा जाता है दोस्तों अनिष्ट होने का खतरा। किसे कहा जाता है, अनिष्ट होने का खतरा। जैसा कि अभी आलोक जी बता भी रहे थे कि सर अनिष्ट का तात्पर्य देखिए अमंगल होता है, अहितकर होता है, अनिष्ट होता है, कुछ बुरा होता है, चाहे वर्तमान हो चाहे भविष्य हो। देखिए भूत में तो बुरा होगा नहीं, जो कुछ होगा चाहे आज होगा चाहे कल होगा, जो समय बीत गया उसमें तो बुरा हो नहीं सकता, ठीक है, चाहे आज बुरा होगा चाहे भविष्य में होगा। तो याद रखें सिंपल सी बात है कि अनिष्ट होने का खतरा ही क्या कहलाता है दोस्तों, आशंका कहलाता है, ठीक है। शंका अलग चीज है, ठीक है। शंका कहलाता है होने न होने का संदेह, होने या न होने का संदेह क्या कहलाता है दोस्तों, संदेह क्या कहलाता है, ये शंका कहलाता है। जैसे आपने कहा सर हमने परीक्षा तो दिया लेकिन पता नहीं सर हम पास हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, धक 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 धक। तो याद रखिएगा क्या कहलाता है, ये शंका है, यानी आपके पास होने या न होने में आपको संदेह है तो ये शंका कहलाएगा, ठीक है। तो आशंका और शंका बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। देखिए मेरा काम खाली इतना है ना कि हम चीजों को कितना आसान तरीके से बता दूं बच्चों को, ताकि एक एक चीज उन्हें समझ में आ जाए, बस यही टारगेट होता है, बाकी और ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं थोड़ा टाइम से आएंगे तो पढ़ने पढ़ाने का मजा अलग रहता है, ठीक है। जो लेट आ रहे हैं वो थोड़ा टाइम से आया करें, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट निकला आपके पास दौड़ कर आऊंगा। सर आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जितने लोगों का रिजल्ट निकले ना तहे दिल से स्वागत करता हूं, खाना पीना रहना सब मुफ्त में दूंगा आपको, ठीक है। आ जाना यार, ठीक है। नहीं भी आओगे बता दोगे तो मैं अपने कदमों से चल के आ जाऊंगा। क्यों, आप सिलेक्शन ले लो, फिर जो आप कहोगे सब आपकी मर्जी, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो आप चाहो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से पढ़ के बताइएगा कि जवाब क्या होगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां पे आ रहा है दोस्तों 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, ठीक है। सवाल क्या है दोस्तों, आप समझिए बात को। श्रद्धा किसे कहते हैं, आसक्ति किसे कहते हैं, प्रणय किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, स्नेह किसे कहते हैं, वात्सल्य किसे कहते हैं और अनुराग किसे कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। सर हम नेता बन के आएंगे। अर्जुन जी कुछ भी बन के आओ भाई, जिंदगी में सक्सेस मायने रखता है, जिंदगी में सक्सेस मायने रखता है, चाहे जो बन के आओ, चाहे जो बन के आओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, श्रद्धा किसे कहते हैं दोस्तों, तो श्रद्धा कहा जाता है, हमेशा याद रखेगा, बड़ों के प्रति समर्पित भाव को क्या कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं। किसके प्रति, बड़ों के प्रति समर्पित भाव क्या कहलाता है दोस्तों, समर्पित भाव कहलाता है श्रद्धा। क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, यहां शब्द मैंने लिखा बड़ों के प्रति, ठीक है। जो उम्र में आपसे बड़े हैं, जो पद में आपसे बड़े हैं, जो कद में आपसे बड़े हैं, अगर आपने उनके प्रति समर्पण का भाव रखा तो ये क्या कहलाएगा, श्रद्धा कहलाएगा। आसक्ति किसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा मोह जनित लगाव, क्या याद रखेगा, मोह जनित, ठीक है, मोह जनित लगाव को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे आसक्ति कहते हैं। आपको किसी से मोह हो गया, वो मोह किसी से भी हो सकता है, बच्चे से हो सकता है, आपको अपने गुरु से मोह हो सकता है, आपका लगाव अपने माता पिता से हो सकता है, आपका लगाव अपने दोस्तों से हो सकता है, किसी से भी मोह हो सकता है। मोह याद रखेगा, अगर मोह जनित लगाव हो गया तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आसक्ति कहलाएगा, ठीक है। प्रणय किसे कहते हैं, देखिए प्रणय के लिए तो पति पत्नी का होना आवश्यक है, बिना पति पत्नी के यहां प्रणय का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। याद रखेगा प्रणय के लिए पति पत्नी आवश्यक है। याद रखेगा पति पत्नी के प्रति, पति पत्नी में परस्पर लिखिए, एक दूसरे के प्रति लिखने जा रहा था फिर सोचा परस्पर लिख दूं, ठीक है। तो पति पत्नी में परस्पर स्निग्ध का भाव, ठीक है, जो स्निग्ध भाव होता है, स्निग्ध, ठीक है, स्निग्ध भाव होता है, ठीक है, एक दूसरे के प्रति केयरिंग, एक दूसरे के प्रति प्यार, मोहब्बत, चिंता, जो कुछ भी कह लो, ये क्या कहलाता दोस्तों, ये कहलाता प्रणय। याद रखेगा पति पत्नी में परस्पर उत्पन्न स्निग्ध भाव को क्या कहते हैं, प्रणय कहते हैं, ठीक है। स्नेह किसे कहते हैं दोस्तों, श्रद्धा स्नेह में थोड़ा सा अंतर है। श्रद्धा बड़ों के प्रति समर्पित भाव को कहा जाता है और स्नेह छोटों के प्रति समर्पित भाव को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा छोटों के प्रति समर्पित भाव
समर्पित भाव क्या कहलाता है दोस्तों? ये जो समर्पित भाव जो छोटों के प्रति होता है, याद रखेगा, उसे क्या कहते हैं? उसे स्नेह कहा जाता है। ठीक है, और प्रेम किसे कहा जाता है दोस्तों? तो प्रेम सब आ जाते हैं, चाहे आप छोटे की बात करिए, छोटे, बड़े, हम उम्र। ठीक है, हम उम्र का मतलब क्या दोस्तों? हम उम्र का मतलब होता है जो आपके उम्र के समान है। ठीक है, याद रखेगा, छोटे बड़े हम उम्र के प्रति समर्पित भाव। ठीक है, के प्रति समर्पित भाव क्या कहलाता है दोस्तों? प्रेम कहलाता है। प्रेम किसी से भी हो सकता है दोस्तों, या यहां पर समर्पित भाव कहिए, या यहां पर स्निग्ध भाव कहिए, ज्यादा अच्छा है, के प्रति स्निग्ध भाव कहिए। ठीक है, स्निग्ध भाव का मतलब क्या दोस्तों? स्निग्ध में देखिए क्या क्या शब्द आता है, मैंने अभी नाम लिया। स्निग्ध में केयरिंग आएगा, स्निग्ध में प्यार भी आएगा, स्निग्ध में लगाव भी आएगा, स्निग्ध में चिंता भी आएगा, सब चीजें एक साथ होती है, इसलिए यहां पर शब्द लिख रहा हूं स्निग्ध भाव। ठीक है, तो छोटे बड़े हम उम्र के प्रति स्निग्ध भाव को क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। ठीक है, वात्सल्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो लगाव होता है दोस्तों, प्रति लगाव जो होता है, या उनका जो स्निग्ध भाव होता है, वो क्या कहलाता है? वो वात्सल्य कहलाता है। इसीलिए तो हम लोग रस चैप्टर में पढ़ते हैं वात्सल्य रस। क्या पढ़ते हैं? वात्सल्य रस। ठीक है, तो माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है, उसे क्या कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं। ठीक है, अनुराग किसे कहते हैं दोस्तों? अनुराग कहा जाता है किसी वस्तु के प्रति लगाव। ठीक है, किसी वस्तु के प्रति लगाव को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखेगा, अनुराग कहा जाता है। आपका लगाव किससे हो गया दोस्तों? किसी विषय या वस्तु के प्रति आपका लगाव हो गया, तो ये क्या है? आपका अनुराग है। ठीक है, तो याद रखेगा, इसीलिए कहा जाता है मन अनुरागी। ठीक है भाई, और बैरागिया, तो मन को हमेशा अनुरागी होना चाहिए, हर चीज के प्रति उनका लगाव होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अपनी अपनी बात समझ गए। चलिए कुछ लोग और बता रहे हैं, एक माँ का लगाव जो अपने बच्चे से होता है उसे स्नेह कहते हैं, एक लगाव जो एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से होता है उसे हम प्रेम कहते हैं। वाह, ठीक है, तो मैं एक चीज बता दूं, यहां पर क्या नाम है आपका? ठीक है, लाडली विशु जी, माँ का लाडला विशु। तो विशु भाई जरा याद रखना, ये चाहे प्रेम हो, चाहे इश्क हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे प्यार हो, आप मुझे बताना खाली ये सब अधूरे शब्द हैं। कोई शब्द अपने आप में पूरा नहीं है। चाहे प्रेम है ये भी अधूरा है, प्यार है ये भी अधूरा है, इश्क है ये भी अधूरा है, मोहब्बत भी अपने आप में अधूरा है। ठीक है, तो याद रखेगा, ये कभी पूरा नहीं होता। खैर मजाक की बातें हैं। आज की क्लास आपको समझ में आया? ठीक है, आज की क्लास समझ में आया? जो लोग लेट आ रहे हैं वो थोड़ा टाइमली आया करें। नितिन सर की क्लास 8 से 9 चलती है, रात को 8 से 9 डेली मैं लेकर आता हूं दोस्तों हिंदी विषय की क्लास। हिंदी में महारथी बनाने के लिए आपको मैं आ चुका हूं। आइए हिंदी विषय की क्लास लीजिए। ये वो विषय हैं दोस्तों जो मैंने आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया है। ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये किताब भी आ चुकी है। देखिए इसमें यही अंतर है कि ये किताब आपके घर तक जाती है और ये आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकालना पड़ता है। ठीक है, यही अंतर है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। यह भी मेहनत से तैयार किया गया और यह भी मेहनत से तैयार किया गया है, दोनों चीजें आपके सामने हैं, तो आप ज्वाइन करिए। वर्तमान में दोस्तों सुबह के 10 बजे भी मेरी क्लास चल रही है पिछले कई दिनों से। अगर आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जबरदस्त मैटर मैं वहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि वर्तमान परीक्षा के दृष्टिकोण से वो बहुत अच्छे सवालों हैं। ऐसे सवालों पर आजकल चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, या यूपी स्पेशल की जो मैं सीरीज अभी स्टार्ट किया हूं, एक बार उसे जरूर देखिएगा। 2-3 पार्ट में दोस्तों पूरे यूपी स्पेशल का निचोड़ दे रहा हूं, और केवल लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूछे गए सवाल हैं उन सवालों पर ही चर्चा हो रहा है। तो आप आइए विजिट करिए और वो क्लास भी आप देखिए, मजा आ जाएगा देखकर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।